आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, वेलकम टू साध्य पीएससी एकेडमी। साध्य पीएससी एकेडमी में आप सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा सेशन है, आज का जो हमारा क्लास है, स्पेशली आबकारी आरक्षक वालों के लिए है, क्योंकि आप सभी का एग्ज़ाम अभी आने वाला है। तो उसमें छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे। आज मैं कुछ भाषा परिवार के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। फिर हम धीरे से संज्ञा, सर्वनाम, रचनाएं, राजभाषा आयोग, ऐसे सारे क्वेश्चन को धीरे धीरे करने का कोशिश करेंगे, ताकि मुहावरों से भी क्वेश्चन करेंगे, ताकि ऐसे क्वेश्चन जब आएँ आपके एग्जाम में तो देखते ही आपसे बनना चाहिए। तो सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। राजेश कुमार ठाकुर जी गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को, ठीक है। अभी गुड इवनिंग नहीं है जी, मैं भी कंफ्यूज हो गई थी। 4 नहीं बजा है ना। आप गुड इवनिंग बोले तो मैं भी कंफ्यूज हो गई थी। 4 नहीं बजा है। सभी को गुड आफ्टरनून। सभी बच्चे जल्दी से शेयर कर देंगे, साथ ही साथ लाइक और कमेंट भी करेंगे। विकास जी गुड आफ्टरनून, ठीक है। सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट होते जाइए, सभी बच्चे जल्दी करेंगे। और रोज़ होगी हमारी आरक्षक की क्लास, ठीक है। आरक्षक बैच में रोज स्पेशली होगी। आरक्षक को टारगेट किया जा रहा है इसमें, क्योंकि अभी आप लोग का एग्ज़ाम आने वाला है और वहाँ पर पूछेगा छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से कुछ क्वेश्चन, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सभी को गुड आफ्टरनून। रितु, निधि, सुनीता, मंजू, सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? मागधी, पाली, अपभ्रंश, सौरसेनी। चलिए बताइए, टाइम दूंगी आप लोगों को आंसर बताने का। चलिए बताते जाइए, चलिए जी बताइए। भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? मागधी, पाली, अपभ्रंश, सौरसेनी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे, चलो बताओ। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, संस्कृति नहीं संस्कृत है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे पाली, प्राकृत, उसके बाद आप देखेंगे अपभ्रंश। क्या देखेंगे? अपभ्रंश। तो इस तरह से हम भाषाओं के विकास क्रम को देखते हैं। सबसे पहले आई है वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में क्या होता था कि वेदों की रचना इसी भाषा के अकॉर्डिंग हुई है, ठीक है। वेदों की रचना हुई थी, आप जानते हैं, वैदिक काल में। इसमें विभिन्न सारे ग्रंथों की रचना हुई, ठीक है। साथ ही साथ विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन किया गया है, उपनिषदों का अध्ययन किया गया। वो कौन सी भाषा में हुई है? वैदिक संस्कृत के अंतर्गत हुई थी, क्योंकि वेदों की जो भाषा थी वो क्या होती थी? संस्कृत हुआ करती थी। लेकिन ये वेदों की जो भाषा थी वो अत्यंत क्लिष्ट थी। क्लिष्ट का अर्थ होता है कठिन, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। सबका आंसर जो है CAAA, तो सी वालों का आंसर सही होगा। लेकिन एक बार जब व्यापम ने क्वेश्चन पूछा था तो इसका आंसर थोड़ा सा गलत ले लिया था, है ना। अगर आप नेट में सर्च करोगे तो आपको आंसर दिखेगा अपभ्रंश या तो दिखेगा संस्कृत। तो जितने भी बच्चे लोगों ने सी आंसर दिया हुआ है सबका आंसर सही होगा, ठीक है। पुष्पलता जी, विकास जी, मोनिका जी, राजेश जी, मीना जी, राजेश्वरी, सभी को गुड आफ्टरनून। सभी बच्चे एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। स्पेशली आरक्षक को टारगेट किया जा रहा है, तो ध्यान देंगे। मैंने कहा कि सबसे पहले जो भाषा आई थी, कौन सी भाषा आई थी? वैदिक संस्कृत। कौन सी भाषा आई थी? वैदिक संस्कृत। उसके बाद भाषा आई लौकिक संस्कृत, फिर आई पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। और ये जो अपभ्रंश होता है वो 7 भागों में बढ़ता है। कितने भागों में बढ़ता है? 7 भागों में बढ़ता है। और इन्हीं 7 भागों से अभी आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ है। अपभ्रंश जब 7 भागों में बढ़ते हुए नजर आएगा तो इन्हीं अपभ्रंशों से अभी की आधुनिक भाषाओं का क्या हुआ है? विकास हुआ है। अगर आपसे पूछेगा सबसे प्राचीन जो भाषा है वो क्या है? वैदिक संस्कृत है। उसके बाद क्या हुआ कि वेदों की भाषा जो थी अत्यंत क्लिष्ट थी, आम लोगों की बोलचाल की भाषा नहीं थी, तो उसको थोड़ा सा सरल करने का प्रयास किया गया लौकिक संस्कृत में,
ठीक है। और लौकिक संस्कृत के दौरान क्या हो गया, उपनिषद की रचना की गई। उपनिषद क्या होता था कि इसमें वेदों का सार होता था। क्या होता था, वेदों का सार होता था कि आम लोग जिसको समझ नहीं पाते थे उसको उपनिषदों में एक ग्रंथ लिख के डाल दिया जाता था और उसमें आम लोगों के लिए बनाया गया था ताकि आम लोग उसे आराम से समझ सकें, क्योंकि वेदों को समझना आम जनों के लिए अत्यंत कठिन हुआ करता था। समझिएगा, ठीक है। सभी का आंसर सही है जी। उसके बाद आया लौकिक संस्कृत। उसके बाद जब गौतम बुद्ध के समय में आप देखेंगे तो गौतम बुद्ध ने अपनी जो अधिकतर रचनाएं हैं, अपना जो उपदेश है वो पाली भाषा में दिया है। किसने दिया है, गौतम बुद्ध ने अपना जो उपदेश है वो कौन सी भाषा में दिया है, पाली भाषा में दिया है, क्योंकि ये आम लोगों की भाषा थी, जनता की भाषा थी जो उस दौरान बिहार वाले क्षेत्रों में प्रचलित थी। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने अपने जो अधिकतर उपदेश हैं वो कौन सी भाषाओं में दिया है, प्राकृत भाषा में दिया है। उसके बाद आप देखेंगे अपभ्रंश। अपभ्रंश आगे चल के 7 भागों में बटा, ठीक है, और इसी अपभ्रंश से अभी आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ है। समझना इन चीज़ों को, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा अपभ्रंश। अपभ्रंश से ही अभी आधुनिक आर्य भाषाओं का क्या हुआ है जी, विकास हुआ है। अपभ्रंश को जानते हो कितने प्रकार के होते हैं, इसको मैं एक बार लिखवा देती हूँ, फिर हम आगे का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है, सभी का आंसर सही है। एक बार मैं अपभ्रंश का टाइप लिखवा देती हूँ तो एक बार नोट कर लीजिएगा। अपभ्रंश कितने प्रकार के हमारे अपभ्रंश होते हैं, अपभ्रंश इसके 7 प्रकार होते हैं, ठीक है। चलो नोट करो। पहला है ब्राचड़, दूसरा है पैसाची, तीसरा है खस, चौथा है महाराष्ट्री। चौथा क्या है, महाराष्ट्रीय। ये हो गया 4। उसके बाद लिखो मागधी। उसके बाद क्या है, मागधी। मागधी के बाद है अर्धमागधी। मागधी के बाद क्या है, अर्धमागधी। उसके बाद है, चलो नोट करते जाइए, मागधी के बाद लिखो अर्धमागधी, सौरसेनी। लास्ट है हमारा सौरसेनी। तो ये होते हैं हमारे 7 भाग अपभ्रंश के। अब आपको यहाँ पर देखना है कि हमारी छत्तीसगढ़ी का विकास है भाई, वो कहाँ से हुआ है, अर्धमागधी से हुआ है, क्योंकि ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। हमारी जो छत्तीसगढ़ी है किसके अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, और अर्धमागधी में आती है अवधी और बघेली। अर्धमागधी के अंतर्गत ही आती है अवधी और बघेली, इसलिए अवधी और बघेली को छत्तीसगढ़ी की सहचरी बहनें कहा जाता है। अवधी और बघेली को छत्तीसगढ़ी की सहचरी बहनें कहा जाता है। तो सभी को गुड इवनिंग। हमारा आंसर हो जाएगा अपभ्रंश। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अपभ्रंश, ठीक है। थ्योरी क्लास देखिएगा, मैंने लिया है यूट्यूब में, ठीक है। यहाँ पे आंसर थोड़ा सा गलत ले लिया है, हमारा आंसर होगा अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी बच्चों के समक्ष है। ग्रियर्सन छत्तीसगढ़ी की उत्पत्ति किससे मानते हैं? ऑप्शन ए है अर्धमागधी से, सौरसेनी से, प्राकृत से, पाली से। आपको पता होना चाहिए कि जो जॉर्ज ग्रियर्सन हैं वो भाषाविद हैं, हालांकि ब्रिटिश भाषाविद हैं। इन्होंने विभिन्न सारी भाषाओं का अध्ययन किया है। चूँकि आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स आए थे हमारे इंडिया में, उन्होंने शासन किया है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, चाहे वे अंग्रेज ही क्यों ना हो, उन्होंने भारत में काफ़ी विकास का कार्य भी किया है। तो जो जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय हैं, जो कि भाषाविद हैं, उन्होंने भाषा के क्षेत्र में अथक प्रयास किया कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। तो उसने छत्तीसगढ़ी की उत्पत्ति को भी यहाँ पे क्या किया है, सर्च किया है, उन्होंने अध्ययन किया है। उन्होंने माना कि छत्तीसगढ़ की उत्पत्ति या छत्तीसगढ़ी जो भाषा है उसकी उत्पत्ति किससे होती है। तो उनके हिसाब से आप लोग को आंसर बताना है। चलिए एक बार बताइए खुद से, फिर मैं बताऊंगी आंसर। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। चलिए बताइए, तुक्का लगा रहे हो या सही बोल रहे हो, बताओ जल्दी बताओ। बताएंगे सभी बच्चे, क्या होगा आंसर, क्या हो जाएगा, ए अर्धमागधी।
तो हमारे जो जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय हैं उन्होंने भी क्या कहा है कि हमारी जो छत्तीसगढ़ी की उत्पत्ति है किससे हुई है, अर्धमागधी से हुई है। ये भी अपभ्रंश का टाइप है, ये भी किसका टाइप है, अपभ्रंश का टाइप है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार से, सभी बच्चे ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने छत्तीसगढ़ी को कितने भागों में बांटा है, और ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है कि डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने छत्तीसगढ़ी को कितने भागों में बांटा है। 1961 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ी के कितने प्रकार हैं। तो अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के अनुसार आप देखेंगे, भाषाविद जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार आप देखेंगे। चलिए बताइए, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार छत्तीसगढ़ी को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा हमारा 9, लेकिन हमको जानना है जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय के अनुसार। मैं जानना चाहती हूँ आपको पता है कि नहीं पता है। तो 9 भागों में बांटा है उन्होंने। कितने भागों में बांटा है, 9 भागों में बांटा है। तो चलिए लिखिए 9 भागों को। पहला लिखेंगे कवर्धाई, ये जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय के अनुसार है ना, पूछा जा सकता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने छत्तीसगढ़ी को 9 भागों में बांटा है। बिलासपुरी, तीसरा लिखेंगे खैरागढ़ी, ये जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय के अनुसार है। उसके बाद लिखो खलटाही, सदरी कोरवा, बैगानी, खलटाही, सदरी कोरवा। उसके बाद लिखेंगे बैगानी, लिखते जाइए बैगानी। उसके बाद लिखना है आपको कलंगा भूरिया। उसके बाद लिखिए सरगुजिया और बिंजवारी। फिर लिखना है सरगुजिया। देखिए जी, ये जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय के अनुसार है, उन्होंने ये छत्तीसगढ़ी को 9 भागों में बांटा हुआ है। किसने 9 भागों में बांटा हुआ है, जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने। ठीक है, तो पहला है कवर्धाई, दूसरा है बिलासपुरी, तीसरा है खैरागढ़ी, चौथा है खलटाही, पांचवा है सदरी कोरवा, छठवा है बैगानी, सातवां है कलंगा भूरिया, आठवां है बिंजवारी और 9वां है सरगुजिया। देखिए, जो भाषाविद जॉर्ज ग्रियर्सन है, उन्होंने जातियों के आधार पर, जनजातियों के आधार पर और क्षेत्रीयता के आधार पर छत्तीसगढ़ी का वर्गीकरण किया है। किसने, भाषाविद जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने। क्षेत्रीयता मतलब ये देखो, खैरागढ़ी क्षेत्र की छत्तीसगढ़ी, बिलासपुरी क्षेत्र की छत्तीसगढ़ी, कवर्धाई क्षेत्र की छत्तीसगढ़ी, और जनजाति मतलब ये देखो सदरी कोरवा, मतलब ऊपर टॉप में चले जाइए आप, सरगुजा संभाग की बोलियां। बैगानी मतलब इधर देखिए आप, मैकल श्रेणी, राजनांद, कवर्धा क्षेत्र में बैगा जनजाति निवास करती है। अर्थात जनजातियों के स्थान के आधार पर और क्षेत्रीयता के आधार पर इन्होंने अपनी छत्तीसगढ़ी का विभाजन किया है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने छत्तीसगढ़ी जो भाषा है उसको कितने भागों में बांटा है, 9 भागों में बांटा है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो चलिए, हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। सभी बच्चे कमेंट करेंगे। चलिए, सभी बच्चे बताएंगे छत्तीसगढ़ी भाषा किस भाषा परिवार की है, आप लोग को बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की भाषा परिवार को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में, 2011 की जनगणना के अनुसार। पहला है भारोपीय भाषा परिवार। पहला क्या है, भारोपीय भाषा परिवार, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे द्रविड़ भाषा परिवार। उसके बाद चौथा लिखेंगे ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। उसके बाद लिखेंगे
चीनी तिब्बती भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। ठीक है, समझ में आया? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत को 4 भाषा परिवारों में बांटा गया है। पहला है हमारा भारतीय भाषा परिवार, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार और चौथा है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। तो हमारी जो हिंदी है कौन से भाषा परिवार की बोली है? कौन से भाषा परिवार की बोली है? भारतीय भाषा परिवार की बोली है। किसकी बात कर रही हूँ मैं? हिंदी की बात कर रही हूँ। तो हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है वो भारतीय भाषा परिवार की बोली है और हमारी छत्तीसगढ़ी कहीं न कहीं पूर्वी हिंदी से ही क्या हुआ है? उत्पन्न हुई है। हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है? मैंने बताया अपभ्रंश, अपभ्रंश में मैंने टाइप बताया अर्धमागधी, और अर्धमागधी के अंतर्गत कौन सी हिंदी आती है? पूर्वी हिंदी। सौर श्रेणी के अंतर्गत आती है पश्चिमी हिंदी। ठीक है, तो अर्धमागधी के अंतर्गत आती है हमारी पूर्वी हिंदी, और ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ही कौन सी बोली का जन्म हुआ है? छत्तीसगढ़ी बोली का जन्म हुआ है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? भारतीय भाषा परिवार। तो छत्तीसगढ़ी भाषा किस भाषा परिवार की है? तो आपको बताना है भारतीय भाषा परिवार की है। कौन सी भाषा परिवार की है? भारतीय भाषा परिवार की है। तो सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, सभी बच्चों को क्लियर हो गया है? तो जल्दी से लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे और हमारे वीडियो को शेयर भी कर देंगे। ठीक है, समझ में आया जी? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी कमेंट करेंगे। सबका आंसर सही आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया है? समझ में आया कि नहीं? अब मैं आप लोग से पूछूं कि हमारे छत्तीसगढ़ी में या हमारे छत्तीसगढ़ में कितने भाषा परिवार हैं? कितने भाषा परिवार हैं? चलो बताओ कमेंट करके। गर्मी लग रहा है जी, यहाँ पे लाइट ऑफ है। चलो बताओ हमारे छत्तीसगढ़ में कितने भाषा परिवार हैं? ओके ओके सेवती साहू जी, धन्यवाद। चलो बताओ। नहीं जाना था? जेला पता है भाई, वो बता दो कमेंट करके। जाना था कि नहीं? नहीं जाना था? सुने हो आर्य भाषा परिवार, मुंडा भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार। 3 प्रकार की भाषा परिवार है हमारे छत्तीसगढ़ में, जिसको बोला जाता है प्राक आर्य, प्राक आर्य, दूसरा है प्राक द्रविड़ और तीसरा है प्राक मुंडा। तीसरा क्या है? प्राक मुंडा। तो हमारे छत्तीसगढ़ी में 3 प्रकार की भाषा परिवार होती है, प्राक आर्य, प्राक मुंडा और प्राक द्रविड़। और हमारे भारत में कितने प्रकार की भाषा परिवार है? 4 प्रकार की। पहला क्या है? भारतीय भाषा परिवार, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा है ऑस्ट्रो एशियाटिक और चौथा है चीनी तिब्बती। और मैं अगर छत्तीसगढ़ी की बात करूं तो हमारे छत्तीसगढ़ी में 3 प्रकार की भाषा परिवार आती है, प्राक आर्य, प्राक द्रविड़ और प्राक मुंडा। याद रहेगा? अब यही क्वेश्चन को आप लोग को एमसीक्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करके पूछेगा, तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलो। इसका जो थ्योरी पोर्शन है मैंने पढ़ाया हुआ है यूट्यूब में, तो जाके देख लो भाई। ठीक है, अब रोज हम लोग अलग अलग टॉपिक का एमसीक्यू करेंगे आपकारी एग्जाम तक, तो आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए चलो बताओ अब क्या होगा आंसर। अब क्वेश्चन पूछे गए हैं छत्तीसगढ़ी कौन लिपि में लिखे जाते? रोमन लिपि, गुरुमुखी लिपि, देवनागरी लिपि, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन लिपि में लिखे जाते? जल्दी से बताओ भाई। अच्छा, सभी का आंसर सही है। तो हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि। और मैंने कहा है कि भारतीय भाषा से किसकी उत्पत्ति हुई है? हिंदी की उत्पत्ति हुई है। जब भारतीय भाषा की उत्पत्ति, भारतीय भाषा से, भारतीय आर्य भाषा से हिंदी की उत्पत्ति हुई है और पूर्वी हिंदी से छत्तीसगढ़ी की उत्पत्ति हुई है, तो लिपि भी तो देवनागरी होगी ना, लिपि भी तो देवनागरी होगी ना। तो इस तरह से समझना है, हमारी लिपि कौन सी हो जाएगी? देवनागरी लिपि। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलो एक क्वेश्चन पूछती हूँ, पूछूं कि नहीं? चलो ऑनलाइन वाले एक क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक? एकदम सरल क्वेश्चन पूछ रही हूँ,
ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अरकट्टा मतलब क्या होता है? छत्तीसगढ़ी शब्द है अरकट्टा, इसका मतलब क्या होता है? और छत्तीसगढ़ी के पहले नाटक का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ी के पहले नाटक का नाम क्या है? नाटक का नाम क्या है? अब ऐसी ऐसी क्वेश्चन ही तो पूछे जाएंगे ना। चलो बताओ, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। एक छत्तीसगढ़ी शब्दावली दिया है मैंने अरकट्टा, इधर ऑनलाइन वाले जल्दी से कमेंट करके बताओ अरकट्टा का मतलब क्या होता है। मैंने लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ी शब्द अरकट्टा, इसका मतलब आप लोग बताएंगे। और साथ ही साथ मैंने लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ी के पहले नाटक का नाम क्या है, बताइए जी। नहीं, मैं नाटककार का नाम नहीं, मैं पहले नाटक का नेम पूछ रही हूँ, नाटककार का नाम नहीं पूछ रही हूँ। क्वेश्चन को पहले समझिए, उसके बाद आंसर दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद मैं पूछ रही हूँ आप लोग को स्वार्थी, इसको मैं बताई थी, स्वार्थी को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? ठीक है, स्वार्थी को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, बताओ जी आप। ठीक है, अब छोटा सा नाला है, छोटा नाला को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? छोटा नाला, इसको क्या बोलते हैं? चलो बताओ, पता हावे कि नहीं है? नरवा नहीं बोले, ठीक है, औ नाम है औ। चलो बताओ जी, क्या बोलते हैं छोटा नाला छत्तीसगढ़ी में? अब मैं कल बताई थी अनाथ, ठीक है, कल मैं बताई थी हिंदी में अनाथ, तो अनाथ को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं भाई? अनाथ के लिए छत्तीसगढ़ी शब्दावली क्या है? जल्दी से आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। डबरी जी, डबरी सुने हो? ठीक, चलिए सभी बच्चे बताएंगे स्वार्थी को क्या बोलते हैं। उसके बाद मैंने पूछा हुआ है कि छत्तीसगढ़ी के पहले नाटक का नाम क्या है, तो इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे। छत्तीसगढ़ी कौन लिपि में लिखे जाते हैं, तो हमारा आंसर का हो जाए देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी भाषा के जन्म कौन रूप ले हो है? अर्धमागधी, मागधी, पूर्वी हिंदी, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलो बताओ, अब भी बताई थी मैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर की हूँ। छत्तीसगढ़ी भाषा के जन्म कौन रूप ले हो है? अर्धमागधी, मागधी, पूर्वी हिंदी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सोचो और जवाब दो, सोचो और जवाब दो। जवाब आपके समक्ष है, अर्धमागधी, अर्धमागधी, क्योंकि अपभ्रंश को हमने बांटा है और अर्धमागधी के अंतर्गत ही पूर्वी हिंदी आती है और अर्धमागधी हमारा मेन आंसर होगा, क्योंकि अर्धमागधी के अंतर्गत ही आती है हमारी छत्तीसगढ़ी। तो ध्यान रखना है आपको अर्धमागधी को, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अर्धमागधी, अर्धमागधी। तो कल ढूंढ कर लेके आओगे स्वार्थी को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सभी बच्चों का आंसर ए वालों का तो सही होगा, बाकी सी वालों का आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, चलो बताइएगा आंसर। चलो बताओ, जतर खतर छत्तीसगढ़ी शब्द की उत्पत्ति कौन तत्सम ले होए? आप मन के समक्ष क्वेश्चन आ गए हैं, देखो भाई, जतर खतर छत्तीसगढ़ी शब्द की उत्पत्ति कौन तत्सम ले होए? अत्र तत्र, यदा कदा, यत्र तत्र, इस्ततः। चलो बताओ, बताओ जी, जतर खतर छत्तीसगढ़ी शब्द की उत्पत्ति कौन तत्सम ले होए है? नहीं, चलो बताओ। अब वही है जी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, उसको आप लोग को छत्तीसगढ़ी में बताना है, क्योंकि क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि हमारे जो छत्तीसगढ़ी शब्द हैं वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, तो हमको अपने छत्तीसगढ़ी शब्दों को क्या करना है? संग्रहित करना है, कलेक्ट करना है। इसलिए मैं आप लोग का जो छत्तीसगढ़ी है, छत्तीसगढ़ी का वर्ड पावर है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रही हूँ इधर उधर का क्वेश्चन पूछ के, ताकि छत्तीसगढ़ी शब्दों का जो कलेक्शन है आपके पास रहे। चलिए बताइए, तभी आप एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। अभी तो चलो यहाँ पे विकल्प के तौर पर आपको दिया जाएगा, पहचान लेंगे आप, लेकिन मेंस में आपको डायरेक्ट लिखने के लिए आता है। छत्तीसगढ़ी शब्दों को अनुवाद कीजिए हिंदी में,
या छत्तीसगढ़ी शब्द दिया रहेगा, आपको समानार्थी शब्द लिखना है। इस तरह से मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन को आप करेंगे तो आप ही के लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और आंसर बताएंगे। तो क्या आ रहा है आंसर, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या है सभी बच्चों का। चलो बताओ क्या होगा, सी होगा। तो जतर खतर का मतलब क्या होता है, यत्र तत्र। जतर खतर का मतलब क्या होता है, यत्र तत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्बक शब्द छत्तीसगढ़ी में कौन भाखा ले आए, पुर्तगाली, मराठी, पश्तो या तुर्की। जो उज्बक शब्द है वो छत्तीसगढ़ी में कौन भाखा ले आए भाई, चलो बताओ कौन भाखा ले आए है। पुर्तगाली, मराठी, पश्तो, तुर्की। महेंद्र, धर्मेंद्र, प्रीतम, शेवती, चंद्रिका, आप लोग बताएंगे आंसर। प्रीतम, चंद्रिका, धर्मेंद्र, वीरेंद्र, निक्की, चलो बताओ। दिनेश का आ रहा है ए, रवि का आ रहा है ए, वीरेंद्र का आ रहा है ए, आपका क्या आ रहा है जी, आप बताओ। गैस भी नहीं कर रहे हो क्या, सोचो सोचो क्या हो सकता है। तो उज्बक शब्द छत्तीसगढ़ी में कौन भाखा ले आया है, तो ये बताई है रमा, रमा कंवर। तो इसका आंसर आया है तुर्की, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ी के लुप्त होते शब्दों को संग्रहित करने के लिए छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये तो पता होगा ना आप लोगों को। कौन सा कार्यक्रम, बीजहा। अगर मैं बीजहा का वास्तविक अर्थ देखूं तो बीज बोने के लिए हमारे घर में क्या करते हैं कि एक अलग सा बीज रख देते हैं ना, कि चलो हम इसको कुछ नहीं करते, हम अलग से इसको कलेक्ट करके रख देते हैं, ये बीज आने वाले वर्षों में फसल बोने का काम आएगा। ऐसे हम उसको अलग करके रखते हैं, जिसको छत्तीसगढ़ी में बोला जाता है बीजहा। ध्यान से सुनेंगे, सभी का आंसर सही है। जिसको छत्तीसगढ़ी में बोला जाता है क्या, बीजहा। उसी के तर्ज पर हमारे छत्तीसगढ़ी जो सरकार है, हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार है, उन्होंने क्या किया, एक योजना क्रियान्वित की राजभाषा आयोग के अंतर्गत। उन्होंने ऐसा सोचा कि हम भी अपने छत्तीसगढ़ी शब्दों को क्या करेंगे, संग्रहित करेंगे। छत्तीसगढ़ी के शब्द जो अभी प्रचलन से बाहर हो चुके हैं, है ना, कई सारे ऐसे शब्द हैं जो प्रचलन से बाहर हो चुके हैं, जिसका उपयोग हम नहीं कर रहे हैं, वैसे शब्दों को हमको प्रचलन में लाना है। ठीक है, वैसे शब्दों को हमको प्रचलन में लाना है, हमारे छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को प्रमोट करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज के बच्चे हमारे छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से पिछड़ते जा रहे हैं, हमारी छत्तीसगढ़ी की जो बोली है वो पिछड़ते हुए जा रही है। इसके लिए राजभाषा आयोग का गठन किया गया और यहीं पर छत्तीसगढ़ के विधानमंडल में एक विधेयक पारित किया गया 2007 में। कब किया गया, 28 नवंबर 2007 को विधेयक पारित किया गया। इसी कारण 28 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राजभाषा दिवस मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता। ठीक है, 28 नवंबर 2007 को विधेयक पारित किया गया है, इसी कारण 28 नवंबर को राजभाषा दिवस है वो मनाया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ कि हमको छत्तीसगढ़ी जो भाषा हैं जो प्रचलन से बाहर हो गए हैं उनको हमको संग्रहित करना है, तो उसके लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उस कार्यक्रम को बोला जाता है बीजहा कार्यक्रम, उस कार्यक्रम को बोला जाता है बीजहा कार्यक्रम। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है माई कोठी। अब ये माई कोठी क्या है भाई, है ना, सोचना पड़ेगा ना आप लोगों को। इधर आंसर देख लेते हैं, राजभाषा दिवस, बीजहा, मोर, माई कोठी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं भाई क्या होता है माई कोठी। माई कोठी मतलब माई कोठी योजना भी चलाई जा रही है राजभाषा आयोग के द्वारा। मतलब ऐसे जो पुस्तकें हैं, ठीक है, जिसको पुराने ज़माने में कुछ साहित्यकारों ने लिखा हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ी शब्दकोश से रिलेटेड है, छत्तीसगढ़ी से रिलेटेड है, छत्तीसगढ़ी कहानियों से रिलेटेड है, उन पुस्तकों का भी क्रय किया जा रहा है। उन पुस्तकों को छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के द्वारा खरीदा जा रहा है, ताकि हमारा जो छत्तीसगढ़ी का जो बुक है वो हमारे पास अवेलेबल रहे और हम उससे भी छत्तीसगढ़ी भाषा को क्या कर सकें, सीख सकें। तो छत्तीसगढ़ी की जो पुस्तकें हैं वो कहीं पे भी मिलती है, किसी भी इतिहासकार ने उसको लिखा है तो उसको राजभाषा आयोग के द्वारा खरीद कर अपने पास कलेक्ट किया जा रहा है। इसी को बोला जा रहा है माई कोठी योजना। जैसे कि कोठी में हम धान को कलेक्ट करके रखते हैं ना, उसी तरह हम छत्तीसगढ़ी पुस्तकों को अपने पास कलेक्ट करके रखेंगे। समझ पा रहे हो, जैसे कि हम कोठी में धान को, अनाज को कलेक्ट करके रखते हैं, उसी तरह हम छत्तीसगढ़ी पुस्तकों को भी कलेक्ट करेंगे।
तो यही कहलाती है हमारी माई कोठी योजना। और बीझा कार्यक्रम समझ में आया, संचालित किसके द्वारा की जा रही है? राजभाषा आयोग के द्वारा। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है धर्मेंद्र साहू जी, ठीक। अब ये समझना है आप लोगों को कि क्या छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है कि नहीं है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बीझा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताती हूँ। चलो, छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस की तिथि कब है? 28 नवंबर, क्योंकि 28 नवंबर 2007 को विधेयक पारित किया गया है, ठीक है। और 2008 को इसका गठन किया गया है और 2008 में ही राजभाषा में या राजपत्र में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के राजपत्र में इसको प्रकाशित किया गया है, ठीक है। तो समझना है आप सभी को राजभाषा दिवस। अब देखो इसको लागू करने का उद्देश्य क्या था, ठीक है। राजभाषा दिवस को लागू करने का उद्देश्य क्या था? संविधान की 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी को भाषा का दर्जा दिलाना, छत्तीसगढ़ी को भाषा का दर्जा दिलाना। सुनेंगे जी ध्यान से, ठीक है। मतलब राजभाषा आयोग जो हमने गठित किया है, इसका मेन उद्देश्य यह भी है कि हम अपनी छत्तीसगढ़ी जो बोली है उसको हम संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करना चाहते हैं। आप सभी को पता होगा संविधान का जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितने भाषा हैं वर्तमान में? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? बचपन से आप लोगों ने पढ़ा होगा, कितना? 22। गुड, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप सभी बच्चे। तो कहीं ना कहीं राजभाषा आयोग को गठित करके हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारी छत्तीसगढ़ी बोली को भी संविधान के 22 भाषाओं में जगह मिल जाए भाई। क्योंकि अभी हमारी छत्तीसगढ़ी बोली है वो क्या है, वो भाषा का दर्जा हासिल नहीं की है। जब हमारा छत्तीसगढ़ी उन 22 भाषाओं में शामिल हो जाएगा तब ये भाषा का दर्जा प्राप्त करेगा, समझना, ठीक है। लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा का उपयोग हमारे राजकाज में किया जा रहा है, ठीक है। हाल ही में छत्तीसगढ़ी ऑफिस में, ऑफिस वर्क में भी किया जा रहा है इस भाषा का उपयोग। इसलिए क्या है, एक राजभाषा है हमारे लिए। क्या है, छत्तीसगढ़ी एक राजभाषा है, साथ ही साथ बोली है। लेकिन हम इसको भाषा नहीं बोल सकते क्योंकि इसे संविधान के 22 भाषाओं में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22। कौन से अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में, ठीक है। सभी बच्चों को क्लियर हो गया है? सभी का आंसर सही है। सेवती, लक्ष्मी, पिंकी, रवि, निक्की, मोना, राजेश्वरी, सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है। रोज आप लोग इसी टाइम में हमसे जुड़ते जाइएगा क्योंकि अभी हम कंटिन्यू आबकारी आरक्षक के लिए छत्तीसगढ़ी का MCQ करने वाले हैं। तो सभी बच्चे आंसर बताएंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 28 नवंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ई बुक। क्या दिखाई दे रहा है? ई बुक। भारतीय इतिहास से रिलेटेड ई बुक है। ये स्पेशली CGPSC मेंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। किसके लिए डिज़ाइन किया गया है? CGPSC मेंस के लिए। ऐसे बच्चे जो होते हैं जो शुरुआत में PSC की तैयारी करते हैं, उनको पता नहीं होता कि हम कैसे लिखेंगे मेंस को। मेंस में लिखने के लिए आता है 30 शब्द में, 60 शब्द में, 100 शब्द में, 175 शब्द में। वर्ड पावर के बारे में बात करें, ठीक है। जैसे कि हमने स्कूल में पढ़ा होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसी तरह हमारे CGPSC मेंस में लिखने के लिए आता है 30 शब्द में लिखना है उसको, ठीक है। 30 शब्द मतलब 3 या 4 लाइन उसमें गैप दिया रहता है, क्वेश्चन दिया रहता है। मान लो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, देखना थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पे उत्तर लिखने के लिए जगह दिया रहता है, फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन दिया है, फिर उत्तर लिखने के लिए ऐसे जगह दिया रहता है, ठीक है। तो 30 शब्द का जो क्वेश्चन आता है वो 2 नंबर का आता है। 60 शब्द का जो क्वेश्चन आता है वो 4 नंबर का आता है। 100 शब्द का जो क्वेश्चन आता है वो 8 नंबर का आता है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन का पैटर्न दिया रहता है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 ऐसे करके, ठीक है। तो उसी पैटर्न को समझने के लिए मैंने एक डिज़ाइन किया हुआ है यहाँ पे ई बुक। इस ई बुक के माध्यम से आपको पता चलेगा कि 30 शब्द में हमको आंसर कैसे लिखना है, 60 शब्द में हमको आंसर कैसे लिखना है। तो उसके लिए हमारे द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया गया है आप लोगों के लिए।
तो ध्यान से समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं। जी हाँ, ये हमारे मोबाइल ऐप में भी मिलेगा, ठीक है सुजीत जी, ये हमारे ऐप में मिलेगा, ई बुक है ये, ठीक है। ऐप के माध्यम से आप देख सकते हो, ठीक है, नोट कर सकते हो और पढ़ सकते हो। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में ये बुक आपको देखने को मिलेगा। इसमें 50 मॉडल आंसर दिया गया है, साथ ही साथ कई वर्षों से भारतीय इतिहास का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो दिया गया है, और साथ ही साथ सैंपल प्रश्न पत्र भी दिया गया है। इसमें मैं सिर्फ इतिहास का क्वेश्चन ली हूँ ना, हालांकि हमारे सीजीपीएससी मेंस में टोटल पेपर की संख्या 7 होती है, और ये जो हमारे भारतीय इतिहास का पोर्शन है वो पेपर 3 के अंतर्गत होता है। पेपर 3 में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं देख लो। पेपर 3 में होते हैं भाई भारत का इतिहास, भारत का संविधान, और होता है लोक प्रशासन, और होता है हमारा छत्तीसगढ़ का इतिहास, और होता है हमारा छत्तीसगढ़ का इतिहास। लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पे भारत के इतिहास के बारे में डिज़ाइन किया हुआ है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है इतिहास, इसलिए मैंने उसको डिज़ाइन किया हुआ है ताकि आप सभी बच्चों तक 30 शब्द, 60 शब्द, 100 शब्द को कैसे लिखते हैं वो सारी बातों को पहुँचा सकें। ठीक, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस 28 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? इस दिनांक में अधिनियम प्रस्तुत हुआ, इस दिनांक को विधेयक पारित हुआ, इस दिनांक को राजपत्र में प्रकाशित हुआ, इस दिनांक को प्रथम अध्यक्ष ने पदभार ग्रहण किया। आंसर बताओ, चलो जी बताओ क्या होगा। चलिए ऑनलाइन वाले आप लोग भी बताओ क्या होगा आंसर। सेवती जी का आंसर आ गया है, ठीक है, रवि का भी आंसर आ गया है। अब कल से हम लोग बाकी टॉपिक का भी लेंगे क्वेश्चन, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, रचना, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सबको हम लोग मिक्स करके लेंगे क्वेश्चन, ताकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमको याद हो, हम उसको सॉल्व कर पाएँ। इससे क्या होगा कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस 28 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? लक्ष्मी जी, दीक्षा जी, रमा जी, राजेश्वरी, मोना, महेंद्र, आप सभी का आंसर सही आ रहा है। मैम मेरा बीएड में 50 नंबर आया है, काउंसलिंग में नाम आ जाएगा क्या ओबीसी का? थोड़ा सा दिक्कत है जी, 50 नंबर काफ़ी दिक्कत है, ठीक है, लेकिन तब भी एक बार काउंसलिंग करवा लीजिएगा, है ना, प्रयास करते रहिएगा, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ काउंसलिंग तो होता ही है, लेकिन 50 नंबर में सीट मिलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन तब भी प्रयास कर सकते हैं आप। सेवती जी लिंक ग्रुप में भिजवा दीजिएगा मैम। ठीक है, वो हो जाएगा। आप लोग अब आंसर दो, ठीक है। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस 28 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? तो अभी मैंने बताया हुआ है, आप सभी का आंसर आना चाहिए। कब होगा? बी, इस दिनांक को विधेयक पारित हुआ था, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है जी, ठीक है, हाँ कोशिश कर सकते हो जी, कोशिश कर सकते हो, ठीक है। बाकी फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं हुआ तो सेकंड काउंसलिंग में ट्राई करना, थर्ड काउंसलिंग में ट्राई करना होगा। साथ ही साथ आपको इधर व्यापम और सीजीपीएससी का भी तैयारी करते ही रहना है, प्रयास नहीं छोड़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा आबकारी आरक्षक का बैच हमारे यहाँ स्टार्ट है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग राज्यसभा में की गई थी? 8वीं, 9वीं, 10वीं या 11वीं? अभी जस्ट मैंने बता दिया है, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर मैं आप लोग को बता दे रही हूँ, है ना। कल से हम लोग थोड़ा सा हाई लेवल में चलेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? मैंने कहा यहाँ पे छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग राज्यसभा में की गई थी? कौन से अनुसूची में? जस्ट मैंने बताया है अभी, 8वीं, 9वीं, 10वीं या 11वीं। तो क्या हो जाएगा? 8वीं। अब हमको ये जानना है कि छत्तीसगढ़ी राज्य भाषा आयोग 28 नवंबर 2007 को विधानसभा में इसका विधेयक पारित किया गया। तो आप लोग मुझे बताइए कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई? जल्दी से कमेंट करके बताइए, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चलो बताओ मोनिका। छत्तीसगढ़ी राजभाषा
आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग तो हमारा बना, ठीक है। 2008 से 2011 तक किसने अध्यक्षता की है छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का? मुझे आंसर जानना है आप लोगों से। कितना पढ़ते हो, कितना वीडियो देखते हो, सब समझ में आएगा। 2008 से 2011 के बीच छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग की अध्यक्षता किसने की है? गुड, वेरी गुड सेवती। पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी ने। किसने किया है? पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी ने। श्यामलाल चतुर्वेदी ने छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग की अध्यक्षता की है। उसके बाद 2011 से 2013 तक दूसरी अध्यक्षता की है दानेश्वर शर्मा ने। दानेश्वर शर्मा ने। उसके बाद तीसरी अध्यक्षता किसने की है, इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। श्यामलाल चतुर्वेदी, ठीक है। धर्मेंद्र जी आप भी सही बता रहे हो। तीसरे अध्यक्ष का नाम बताएंगे सभी बच्चे। दानेश्वर शर्मा के बाद तीसरे अध्यक्ष का नाम बताएंगे जल्दी से, ठीक है। उसके बाद तीसरे अध्यक्ष का नाम बताएंगे सभी बच्चे। जल्दी से कमेंट करेंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। विनय कुमार पाठक, विनय कुमार पाठक। अब छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के कितने प्रांतीय सम्मेलन हुए हैं? छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के 6 प्रांतीय सम्मेलन हुए हैं। कितने प्रांतीय सम्मेलन हुए हैं? 6 प्रांतीय सम्मेलन हुए हैं। कब कब हुए हैं ये आप लोगों को याद होना चाहिए। छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का कितना प्रांतीय सम्मेलन हुआ है? 6 प्रांतीय सम्मेलन हुआ है। छत्तीसगढ़ी राजभाषा को प्रमोट करने के लिए, साहित्यकारों को सम्मानित करने के लिए अलग अलग जगहों में प्रांतीय सम्मेलन आयोजित की गई थी। इसको भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, एक बार रिकॉल जरूर करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलो बताओ, कथन दिया गया है छत्तीसगढ़ शासन ने राजभाषा आयोग गठित किया है। छत्तीसगढ़ी को सरकारी भाषा बनाना इसका उद्देश्य है। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12, चलो बताओ क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर? कि कथन बोला गया है छत्तीसगढ़ी शासन ने राजभाषा आयोग गठित किया है, छत्तीसगढ़ी को सरकारी भाषा बनाना इसका उद्देश्य है। जल्दी से आंसर बताएंगे सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 मैं वेट कर रही हूँ, आप लोग बताएंगे आंसर। चलो बताओ बताओ मोनिका, सोचो सोचो सोचो। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? ए। कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। समझ में आया ना? मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन ने राजभाषा आयोग गठित किया है। कब गठित किया? 28 नवंबर 2007। उसके बाद छत्तीसगढ़ी को सरकारी भाषा बनाना इनका उद्देश्य है, ठीक है। और संविधान की 22 भाषा में इसको शामिल करना इसका उद्देश्य है। तो याद रहेगा 22 भाषा। सबसे पहले जब हमारे देश का संविधान निर्मित हुआ था 1950 में, तो उस दौरान हमारे संविधान में कितनी भाषाएं थी? कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। उसके बाद किसको ऐड किया गया? सिंधी को ऐड किया गया। कितना हुआ? 15। उसके बाद किसको ऐड किया गया? 3 भाषा को ऐड किया गया। उसके बाद कितनी भाषा को ऐड किया गया? 4 भाषा को। तो कल आप लोग पढ़ के आइएगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगी मैं, ठीक है। सभी बच्चे आंसर बताएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। मोना, सेवती, ठीक है, सेवती सही बता रही है सिंधी को। तो सिंधी के बाद 3 भाषा ऐसा कौन था जिसको ऐड किया गया? ठीक है। तो कल सभी बच्चे इसको पढ़ के आएंगे, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन मैं कल पूछूंगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बताओ, कुरुक बोली कौन बोलते हैं? कोरवा, कोंध, कमार या उरांव? चलो बताओ क्या होगा मोनिका?
ये कोंद है। अब सबसे पहले हमको देखना है कि ये जो कुरुक बोली है, कुडुक बोली, ये कौन से क्षेत्र में बोली जाती है भाई? चलो मोनिका बताओ इसके बारे में। और कौन सी जनजाति बोलती है कुडुक बोली? ये सीजीपीएससी में, सीजी व्यापम में 1000 बार से यही क्वेश्चन को पूछता है, देखे हो ना, पूछता है ना। जैसे कि वो पूछता है मड़वा पावर प्लांट कौन से जिले में है, या तो उसका जो क्षमता है, इफिशियंसी है, वो पूछ देता है। चलो बताओ जी क्या होगा आंसर? सरगुजा क्षेत्र, बस्तर क्षेत्र। वाह रवि जी, अब उरांव जनजाति कब से बस्तर पहुंच गई भाई, है ना? कहाँ निवास करती है उरांव? कौन कौन से जिले में बताओगे तभी आगे बढ़ूंगी मैं। बलरामपुर, जसपुर और रायगढ़ में निवास करती है। कौन सी जनजाति? उरांव जनजाति। ठीक है, अब इनकी उरांव जनजाति, इनके युवा गृह का नाम क्या है पता है? उरांव जनजाति के युवा गृह का नाम बताओ, चलो कमेंट करके। धूमकुरिया। ठीक है, तो उरांव जनजाति कौन सी बोली बोलती है? कुरुक बोली बोलती है। कौन सी बोली बोलती है? कुरुक बोली बोलती है। ध्यान देना सभी लोग, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़ अर्थात उत्तरी छत्तीसगढ़ी क्षेत्र में या उत्तरी छत्तीसगढ़ क्षेत्र में निवास करती है उरांव जनजाति। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है, बताओ। छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है आपको बताना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कुडुक बोली बोलती है उरांव जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलो, कुई बोली कौन बोलते हैं? कुई बोली कौन बोलते हैं बताओ? कोंद, कमार, कोरवा और कंवर। कोंद तो बोलती है कुई बोली, लेकिन आप लोग को ये बताना है कि कोंद जो जनजाति है वो कौन से राज्य से आई है हमारे छत्तीसगढ़ में। कोंद जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ से आई है, कौन से राज्य से आई है? कमेंट करके एक बार जरूर बताएंगे। जो कोंद जनजाति है कौन से राज्य से आई है और छत्तीसगढ़ के कौन से क्षेत्र में निवास करती है? तो कोंद जनजाति है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ क्षेत्र में निवास करती है। कौन से क्षेत्र में निवास करती है? रायगढ़ क्षेत्र में निवास करती है। और ये कहाँ से आई है, कौन से राज्य से आई है? तो ये उड़ीसा से आई है। कहाँ से आई है? उड़ीसा से आई है। और ये रायगढ़ क्षेत्र में निवास करती है। और कौन सी बोली बोलते हैं इन लोग? कुई बोली बोलते हैं। कौन सी बोली बोलते हैं? कुई बोली बोलते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? अब मुझे आप लोग ये बताइए कि छत्तीसगढ़ी में दिशा के नाम कौन कौन से हैं? अभी आगे इनसे क्वेश्चन बनेगा इसलिए मैं पूछ रही हूँ। छत्तीसगढ़ी में जो दिशा का नाम है वो क्या क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे कि छत्तीसगढ़ी में जो दिशा है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उसको क्या क्या बोलते हैं? चलो मोनिका बताओ। वो वाला, ये वाला मैं नहीं पूछ रही हूँ, क्या बोलते हैं? पूर्व दिशा को क्या बोलते हैं? पश्चिम दिशा को क्या बोलते हैं? उत्तर दिशा को क्या बोलते हैं? दक्षिण दिशा को क्या बोलते हैं? मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, समझ में आया सभी को? कोंद जनजाति का निवास क्षेत्र रायगढ़ वाला क्षेत्र है। और कोंद जनजाति कहाँ से आई है? उड़ीसा से आई हुई है। और ये कौन सी बोली बोलती है? कुई बोली बोलती है। कौन सी बोली बोलती है? कुई बोली बोलती है। ठीक है, उड़ती बुड़ती रक्सहू है जी, रक्सेल नहीं है वो। ठीक है, तो क्या है? पूर्व दिशा को क्या बोलते हैं हम? उत्ती। पूर्व दिशा को क्या बोलते हैं? उत्ती। पश्चिम दिशा को क्या बोलते हैं हम? बुड़ती। पूर्व दिशा को क्या, उत्तर को क्या बोलते हैं हम? भंडार। क्या बोलते हैं हम? भंडार। और दक्षिण को क्या बोलते हैं? रक्सहू। रक्षा मतलब क्या होता है? राक्षस। रक्षा मतलब क्या होता है? राक्षस। और बस्तर में बहुत ही ज़्यादा घनघोर जंगल था, तो प्राचीन काल में क्या रहते थे बस्तर में? रक्षा रहते थे। और जो बस्तर है कौन सी दिशा में पड़ता है? दक्षिण दिशा में पड़ता है। तो इस तरह से आपको याद करते हुए इस क्षेत्र का नाम क्या याद रखना है? रक्सहू। तो दक्षिण दिशा को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? रक्सहू बोलते हैं। उत्तर दिशा को क्या बोलते हैं? भंडार बोलते हैं। पूर्व दिशा को क्या बोलते हैं? उत्ती। और
पश्चिम दिशा को बोलते हैं बुड़ती। समझ में आया सभी बच्चों को? ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? चलिए चलते हैं आगे। कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। चलो बताओ, बैगानी बोली बोलते हैं कौन से क्षेत्र में बोलते हैं? कोरकू, कोरवा, कमार। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? अब आप लोगों को अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पर लगाना है। बैगानी बोली बोलते हैं कोरवा, कोरकू, कमार, इनमें से कोई नहीं। चलो बताओ कौन सी जनजाति बोलती है? बिल्कुल, वेरी गुड निक्की, मानिकपुरी, राजेश, लहरे, सबका आंसर सही है, क्योंकि बैगानी बोली कौन बोलते हैं? बैगा लोग बोलते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन में है बैगा जनजाति है नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बोली जाने वाली इंडो आर्यन भाषा है हल्बी, गोंडी, डोंगरी, कांगड़ी। बताओ, थ्योरी पढ़े होगे मेरा तो जरूर बनेगा। चलो बताओ आंसर। हमारा आंसर हो जाएगा हल्बी। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा हल्बी। अब हल्बी बोली कैसे बोलते हैं भाई? ए लेकी काय करसित। ठीक है, ये है हल्बी बोली, हल्बी लैंग्वेज, बस्तर क्षेत्र में ऐसा बोलते हैं। ठीक है, अब बस जैसे कि बच्चा रो रहा है उसको बोलेंगे एलेका गागे से। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, तो क्षेत्रीयता का प्रभाव काफ़ी पड़ता है। तो हल्बी पर किसका प्रभाव पड़ा है? हल्बी पर इधर जो मिडिल छत्तीसगढ़ी है और उड़िया भाषा का प्रभाव पड़ा है, भतरी भाषा का प्रभाव पड़ा है। तो क्षेत्रीयता के कारण जो हमारी भाषाएं हैं वो पल पल बदलती है, क्योंकि दूसरा स्टेट से हम लोग कनेक्टेड हैं, उड़ीसा से कनेक्टेड हैं, एमपी से कनेक्टेड हैं, यूपी से कनेक्टेड हैं, और इधर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र से कनेक्टेड हैं। तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीयता के अनुसार क्या होता है? हमारे लैंग्वेज में परिवर्तन होता है। इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ी के अनेक रूप हैं। केंद्रीय छत्तीसगढ़ी है, पश्चिमी छत्तीसगढ़ी है, पूर्वी छत्तीसगढ़ी है, दक्षिणी छत्तीसगढ़ी है, उत्तरी छत्तीसगढ़ी है। तो आपको लैंग्वेज में परिवर्तन देखने को मिलेगा। हमारा छत्तीसगढ़ी तो है, हम जानते हैं, लेकिन पल पल में हमारी छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है वो क्या होती जाती है? चेंज होती जाती है। ठीक है, समझ पा रहे हो? आता है जी मेरे को हल्बी लैंग्वेज, है ना? ठीक है, तो सभी का आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब मैं हल्बा विद्रोह की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हल्बी लैंग्वेज की बात कर रही हूँ यहाँ पर। तो हल्बी लैंग्वेज जो है वो इंडो आर्यन की भाषा है, और मैंने बताया है कि कौन कौन से भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है। तो उसके लिए आप लोग को देखना पड़ेगा मेरा थ्योरी क्लास, जो कि मैंने यूट्यूब में पढ़ाया हुआ है। आप लोग देखते नहीं हो, है ना? अब देखोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब दोरला है वो कौन से भाषा परिवार की है? ठीक है, उरांव है वो कौन से भाषा परिवार की है? ये सारे क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा थ्योरी क्लासेस। तो हमारा जो मेन चैनल है साध्य का, उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है, तो उसको आप देख के आइएगा कल। ठीक है, मैंने ये भी लिखवाया उसमें मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है, आर्य के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है, द्रविड़ के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है। अगर आप उस थ्योरी क्लास को अटेंड करेंगे तो आपसे ऐसे क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। ठीक है, चलिए हाँ 4 या 5 बस उसमें अपलोडेड है, देख लीजिएगा। ठीक है, चलो हल्बी बोली एक बार बोल दो ना। मैं नहीं बोलूँगी, एक बार मौका मिलता है, बार बार नहीं मिलता। ठीक है, चलो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हल्बी। अब चलो मैं थोड़ा बहुत और बता देती हूँ। मान लो ये हमारा छत्तीसगढ़ का मैप तो उतना अच्छे से नहीं आता मेरे को, लेकिन तब भी हम देख लेते हैं। ठीक, अब इधर क्षेत्र क्या है जी हमारा? पश्चिम। इधर क्या है हमारा? पश्चिम। मान लो इधर क्या है? दक्षिण और उत्तर, और इधर क्या है? पश्चिम। तो पश्चिम दिशा की छत्तीसगढ़ी में किसका प्रभाव पड़ेगा? मराठी का प्रभाव पड़ेगा। किसका प्रभाव पड़ेगा? मराठी का भी पड़ेगा, और साथ ही साथ बालाघाट, एमपी का जो बालाघाट है, बालाघाट में, और इधर बुंदेलखंडी जो भाषा है एमपी का, महाराष्ट्र का मराठी है, और इधर
उत्तर प्रदेश की अवधी है, यूपी की बघेली है, वो सारी भाषाओं का प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ी में पड़ता है। और साथ ही साथ इधर पूर्व है जी, पूर्व है, सॉरी ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ठीक है। और पूर्व में उड़ीसा भाषा का प्रभाव पड़ता है, उड़िया भाषा का प्रभाव पड़ता है। और आप लोग को पता है जो पूर्व में भाषा बोली जाती है उसको नाम दे दिया गया है लरिया। क्या नाम दे दिया गया है? लरिया। तो बोला जाता है कि जो पूर्व में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, ठीक है, जो पूर्व की तरफ छत्तीसगढ़ी बोली जाती है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है लरिया। और पश्चिम की तरफ जो छत्तीसगढ़ी बोली जाती है उसका नाम है खलटाही। क्या है? खलटाही। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो हमारा दक्षिणी छत्तीसगढ़ी है वहाँ पर कौन कौन सी बोली जाती है? तो हल्बी बोली जाती है। भतरा जनजाति वहाँ पे निवास करती है तो भतरा बोली जाती है, भतरी बोली। और भतरा जनजाति भी कहाँ से आई है? उड़ीसा से आई हुई है। जब पुरुषोत्तम देव कहाँ गए थे? पुरी पर गए थे ना, यात्रा करने के लिए गए थे। वो जगन्नाथ भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो जब वो वहाँ से आते हैं तो उनके साथ कुछ भतरा लोग भी आते हैं। तो अभी बस्तर का जो जगदलपुर वाला क्षेत्र है, बकावंड तहसील वाला जो क्षेत्र है, वो अधिकतर कौन सी जनजाति का गढ़ है? भतरा जनजाति का गढ़ है। तो उस क्षेत्र में आपको भतरा लोग देखने को मिलेंगे। अब आपको ध्यान देना है, हल्बी, भतरी, मिर्गानी, परजी, दोरली, ठीक है, धाकड़, ये सारी जनजाति वहाँ पे निवास करती है। और इस तरह की बोलियाँ आपको बस्तर में देखने को मिलेगी। जब बस्तर दशहरा होता है तो मिर्गान जाति की कन्या को, ठीक है, कांटों से बने झूले पर लेटाया जाता है, तो वही मिर्गान जनजाति की कन्या है, इसलिए वहाँ पर मिर्गानी बोली भी बोला जाता है। तो हमको समझना है, मैप के माध्यम से ड्रॉ करते हुए समझना है कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी बोली बोली जाती है, इसलिए मैंने आप लोग को यहाँ पर समझाया है, ठीक है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, हल्बी वगैरह नहीं पूछेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, केंद्रीय छत्तीसगढ़ी, केंद्रीय छत्तीसगढ़ी, केंद्रीय छत्तीसगढ़ी में आपको वही देखने को मिलेगा, रायपुरी छत्तीसगढ़ी, बिलासपुरी छत्तीसगढ़ी, खैरागढ़ी, कवर्धाई, ऐसी छत्तीसगढ़ी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। बिंझवारी, बलौदाबाजार क्षेत्र में बिंझवार जनजाति निवास करती है। और बिंझवार जनजाति कौन सी बोली बोलती है? बिंझवारी बोली बोलती है, ठीक है। और इधर आपको और देखने को मिलेगा कलंगा, भूरिया, ठीक है। तो ऐसी जो बोलियां हैं आपको पूर्व साइड देखने को मिलेगी। और बिंझवारी भी आपको पूर्व साइड देखने को ही मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बलौदाबाजार, महासमुंद उधर कनेक्टेड है। तो इन पर कौन सी भाषा का प्रभाव पड़ा है? उड़िया भाषा का प्रभाव पड़ा है, ठीक है। तो हमारे जो पूर्वी छत्तीसगढ़ी है उस पर उड़िया भाषा का प्रभाव पड़ा है। हमारी पश्चिमी छत्तीसगढ़ी है उस पर बुंदेलखंडी और मराठी का प्रभाव पड़ा है। हमारी उत्तरी छत्तीसगढ़ी में अवधी बघेली का प्रभाव पड़ा है। हमारी दक्षिणी छत्तीसगढ़ी में द्रविड़ भाषा परिवार की बोली तेलुगु, और इधर जस्ट देखेंगे तो मराठी का भी प्रभाव पड़ा है हमारी दक्षिणी छत्तीसगढ़ी पर। उड़िया का भी प्रभाव पड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब बस्तर क्षेत्र को घेरे हुए हैं। समझ आया? तो आप लोग को ऐसे पढ़ना है, और भी मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आऊंगी ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके, ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं, पूर्व पश्चिम, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा शब्द किस भाषा की धातु से बना है? प्राकृत की भाष धातु से, अभ्रंश की भाष धातु से, संस्कृत की भाष धातु से, पाली की भाष धातु से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। भाषा शब्द किस भाषा की धातु से बना है? ये तो आप सभी को पता होगा, जल्दी से बताएंगे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा संस्कृत की भाष धातु से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी छत्तीसगढ़ी किससे प्रभावित है? बघेली और भोजपुरी से, बुंदेली और मराठी से, उड़िया और भोजपुरी से, मराठी और गोंडी से। जस्ट मैंने अभी बताया है इसका आंसर। तो बुंदेली और मराठी से प्रभावित है हमारा पश्चिमी छत्तीसगढ़ी। ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, हमारा जो पश्चिमी छत्तीसगढ़ी है वो प्रभावित है बुंदेली और मराठी से। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा पश्चिमी छत्तीसगढ़ी प्रभावित है बुंदेली और मराठी से। तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, तो बुंदेली और मराठी आएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए बताइए, सही कथन ला चुनाव। लिपि और भाषा एक के छे, लिपि और भाषा अलग अलग है, लिपि के बिना भाषा नहीं होवे,
और लिपि पहली बनिस, भाषा बाद में बनिस। तो आपको यहाँ पे जो सेंटेंस है, एक्चुअल जो सेंटेंस है उसको बताना है। तो सही कथन ला चुनो, आपको यहाँ पे सही विकल्प को चुनना है। तो आंसर बताएंगे सभी बच्चे। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आप सभी बताएंगे। महेंद्र, राजेश्वरी, सेवती, निधि, मोना, निक्की, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। चलिए बताइए, बताओ जी क्या होगा आंसर। सबोजन के आंसर गलत है, ककरो आंसर सही नहीं है, डी आंसर नहीं होगा। मैंने यहाँ पे एक्चुअल कथन की बात कर रही हूँ, हमारा जो सेंटेंस की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिपि और भाषा अलग अलग है, ठीक है। लिपि और भाषा एक के छरे का अलग अलग है ना भाई, तो हमारा आंसर हो ही ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, निम्नांकित में से पूर्वी हिंदी समूह की बोलियों का सही वर्ग कौन सा है। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 20 बताओ, बताओ ना जी, चलो बताओ। आंसर बताएंगे सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 20। अर्धमागधी, अर्धमागधी जो हमारा अपभ्रंश है इसके अंतर्गत आती है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, नहीं सॉरी, अर्धमागधी के अंतर्गत आती है हमारी पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी के 3 भाग होते हैं, अवधी, बघेली और होता है हमारा छत्तीसगढ़ी। लिख लो भाई, ठीक है। अर्धमागधी जो कि हमारा अपभ्रंश है और अर्धमागधी के अंतर्गत आती है पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी को हम 3 भागों में बांटते हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा अब बताएंगे आप सभी बच्चे, जल्दी बताओ भाई क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 20। चलो बताओ। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अवधी सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हो जाएगा अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। चलिए बताइए, बैगानी किस जनजाति की भाषा है। अब तो आप सभी से बन जाएगा। तो ये बैगानी है, ये बैगा जनजाति की भाषा है। और बैगा जनजाति मैकल पर्वत श्रेणी, कवर्धा, राजनांदगांव वाले क्षेत्रों में निवास करती है, ठीक है। ये आपके छत्तीसगढ़ी में भी पूछा जा सकता है इस जनजाति से क्वेश्चन। तो बैगानी किस जनजाति की भाषा है, तो बैगानी बैगा जनजाति की भाषा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी बोली लरिया किस राज्य की सीमा के करीब बोली जाती है। तो मैंने कहा था जो लरिया बोली है आपको पूर्व की तरफ देखने को मिलता है। ये जो पूर्व है, पूर्व क्षेत्र में महासमुंद वाला क्षेत्र उड़िया बोली से प्रभावित है। कौन से बोली से प्रभावित है, उड़िया बोली से प्रभावित है, सरायपाली महासमुंद वाला क्षेत्र। अब इधर देखेंगे पश्चिम में, तो पश्चिम में बुंदेली और मराठी का प्रभाव है, तो इधर खलटाही आपको देखने को मिलेगा। और मैंने तो यहाँ बताया ही है मिर्गानी, उसके बाद बताया हल्बी, धाकड़, ठीक है, परजी, दोरली, भतरी, ये बस्तर की भाषाएं हैं। सदरी कोरवा ये उत्तर की भाषाएं हैं। पंडो, नगपुरिया ये सब उत्तर की भाषाएं हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ी बोली लरिया किस राज्य की सीमा के करीब बोली जाती है। तो लरिया का प्रभाव पड़ता है ओडिया बोली का, तो ये उड़ीसा राज्य की सीमा के करीब बोली जाती है। क्योंकि अगर आप महासमुंद के सरायपाली वाले क्षेत्र में जाएंगे, क्योंकि अधिकतर जो मेरे फ्रेंड्स थे सब सरायपाली वाले क्षेत्र के थे, तो वो कौन सी भाषा यूज़ करते थे, उड़िया भाषा बोलते थे। और कहीं ना कहीं उनकी जो छत्तीसगढ़ी है वो उड़िया भाषा से मैच करती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। सभी बच्चों को क्लियर हो गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, हल्बी बोली के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो हल्बी बोली कहाँ बोली जाती है, बस्तर में बोली जाती है। भाई ध्यान देंगे, हल्बी बोली कहाँ बोली जाती है, बस्तर में बोली जाती है। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? तो ये हुआ है, अब इनमें से कोई नहीं दे दिया गया है, लेकिन भारतीय आर्य भाषाओं का विकास जो है वो अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी बोली के संबंध में कौन सा क्षेत्र सत्य है? इसका उद्गम अवधी और ब्रज भाषा के सम्मिश्रण से हुआ है। ध्यान से सुनेंगे, इसका उद्गम अवधी और ब्रज भाषा के सम्मिश्रण से हुआ है। मागधी के लक्षणों के प्रयुक्त होने से इसे अर्ध मागधी कहा गया है। ये पूर्णतः द्रविड़ परिवार की बोली है। इसका प्रयोग प्राचीन के शिलालेखों में किया जाता है। चलो बताओ आंसर क्या होगा? 25। अब मुझे बताएंगे कि जो प्राचीन छत्तीसगढ़ी बोली है उसको क्या कहा जाता था? प्राचीन छत्तीसगढ़ी बोली को क्या कहा जाता था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी की रचना का नाम बताओ। पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी की रचना का नाम बताओ। तो इनकी एक फेमस रचना है जिसका नाम है पर्रा भर लाई। पर्रा भर लाई। उसके बाद है इसकी फेमस रचना भोलवा भोला राम बनीस। भोलवा भोला राम बनीस। कई बार से पूछा गया ये क्वेश्चन। और इसकी जो काव्य संग्रह है पर्रा भर लाई, इसी में इन्होंने एक रचना लिखी है जिसका नाम है बेटी के विदा। और 2018 में इसी रचना के कारण इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है, पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी को। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और भी इनकी रचनाएं हैं जिसको आप लोग को याद कर लेना है, क्योंकि इनकी रचना से संबंधित क्वेश्चन हमेशा हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। और प्राचीन छत्तीसगढ़ी बोली को क्या बोला जाता था? कोसली बोला जाता था। कोसली। ध्यान देंगे सभी बच्चे, ठीक है। और मुझे बताएंगे कि जो निरुपमा शर्मा है उनकी रचना का नाम आप लोग कमेंट करके बताएंगे। निरुपमा शर्मा, निरुपमा शर्मा की रचना का नाम, इसको आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। कितना याद है आप सभी को ये देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा भाई? सभी बच्चे बताए नहीं हैं अभी तक। क्या होगा हमारा आंसर? तो हमारा आंसर हो जाएगा मागधी के लक्षणों के प्रयुक्त होने की वजह से इसे अर्ध मागधी कहा गया है। मागधी के लक्षणों के प्रयोग होने की वजह से इसे अर्ध मागधी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी भाषा इस केंद्रीय भाषा समूह के अंतर्गत समाहित है। मध्य हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, दक्षिणी हिंदी। तो मैंने कहा जो छत्तीसगढ़ी भाषा है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत समाहित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। छत्तीसगढ़ी किससे उद्भूत है? मैंने अभी बताया था, आप लोग को आंसर बताना है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग बताएंगे। मागधी, अर्ध मागधी, सौरसेनी, महाराष्ट्री। तो हमारी जो छत्तीसगढ़ी है वो किससे उद्भूत है? मागधी से, अर्ध मागधी से, सौरसेनी से या महाराष्ट्री से? चलिए जी बताइए किससे उद्भूत है? तो सबसे बनना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। महेंद्र, मीरा, धर्मेंद्र, किरण। धर्मेंद्र का गलत है। किरण, राजेश, मोना, अर्ध मागधी। कई बार से मैंने बताया है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आज सेट हो गए होंगे। तो कल हम लोग इससे भी हट के कुछ नया प्रश्न लेके आएंगे और ऐसे प्रश्न लेके आएंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो। इसलिए सभी बच्चे 3 बजे जरूर उपस्थित हो जाएंगे मेरे लाइव क्लास में। और सभी बच्चे लाइक जरूर कर देंगे ताकि हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आएँ, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी नए नए क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, ठीक है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है वो सभी बच्चे लाइक करेंगे और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे मैंने जो क्वेश्चन आप सभी से पूछा है। छत्तीसगढ़ी का संबंध किससे है? पश्चिमी हिंदी से, पूर्वी हिंदी से, पहाड़ी हिंदी से, बिहारी हिंदी से। तो संबंध है पूर्वी हिंदी से। छत्तीसगढ़ी भाषा इनमें से किसके अंतर्गत पड़ती है? तो आंसर हो जाएगा हमारा पूर्वी हिंदी। थोड़े से वैसी क्वेश्चन आ गए हैं, लेकिन क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन लेके आया हुआ है। कल मैं आप लोग के लिए कुछ हटकर, कुछ अलग सा और कुछ अनोखे प्रश्न लेके आऊँगी जिसको आप लोग को बनाना अनिवार्य है। और आप लोग को कल कमेंट करके बताना है कि जो हमारा राज्य भाषा आयोग के अंतर्गत 6 प्रांतीय सम्मेलन हुआ था, 6 प्रांतीय सम्मेलन, ठीक है, इसको आप लोग कल कमेंट करके बताएंगे और यहीं से क्वेश्चन पूछूंगी मैं।
छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का 6 प्रांतीय सम्मेलन हुआ था अलग अलग जगह में, भिलाई में, रायपुर में, राजिम में, बेमेतरा में, कोरबा में। वो कौन कौन से सम्मेलन हैं, कहाँ कहाँ पर हुए हैं, उससे रिलेटेड मैं कल क्वेश्चन लेके आ रही हूँ। तो सभी बच्चे प्रांतीय सम्मेलन को जरूर पढ़ के आएंगे, क्योंकि मैंने प्रांतीय सम्मेलन का थ्योरी पढ़ाया हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल में, तो आप लोग एक बार जरूर देख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ी किस लिपि में लिखी जाती है? ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है छत्तीसगढ़ी। अब यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि जो है वो कौन सी भाषा की लिपि है? तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, जो गुरुमुखी लिपि है वे पंजाबी भाषा की लिपि है। कौन सी भाषा की लिपि है? पंजाबी भाषा की। और आप लोगों को पता है जो पंजाबी लोग होते हैं इनका जो पवित्र ग्रंथ होता है, जैसे हमारा हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ होता है रामायण है, महाभारत, उसी तरह पंजाबी धर्म का पवित्र ग्रंथ है होता है उसे आदि ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, और इस आदि ग्रंथ का संकलन किया है गुरु अर्जुन देव ने। किसने किया है? गुरु अर्जुन देव ने इस आदि ग्रंथ का संकलन किया है। संकलन मतलब ये कि अर्जुन देव ने जितने भी जो धर्म गुरु थे, सिख धर्म गुरु थे, उनकी जो शिक्षाओं का कलेक्शन इसमें किया है, संग्रहित करके संकलित किया है आदि ग्रंथ को। ठीक है, ये सिखों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ होता है। और आप लोग जानते ही होंगे सिखों के 10 गुरुओं को, और गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। ये सारी बातों से आप लोग जानते ही होंगे सारी बातों को। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी बच्चों को? तो छत्तीसगढ़ी किस लिपि में लिखी जाती है? तो आप लोग को ध्यान देना है, छत्तीसगढ़ी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ? हाँ, तो मैं सिखों के 10 गुरुओं का नाम भी आप लोग को बता देती हूँ भाई। तो उसके लिए एक ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग सिखों के 10 गुरुओं को याद कर सकते हैं। मैं हमेशा बताती हूँ अपनी क्लास में, नारा S3 TG, ये आपको हमेशा याद रहेगा। तो सिख धर्म की संस्थापक कौन है? नानक, जिसको आप लोग बोलते हैं गुरु नानक। तो लिख लो भाई एक बार, अंगद, गुरु अंगद। उसके बाद लिखो अमरदास। अमरदास के बाद लिखेंगे आप रामदास। रामदास के बाद हैं अर्जुन देव। ये सिखों के 5वें गुरु थे, जिसकी हत्या जहांगीर ने करवा दी थी। ठीक है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? जहांगीर ने करवाई थी। उसके बाद H3 मतलब होगा हर राय, हर गोविंद, और हो जाएगा हर किशन। ठीक है, उसके बाद TG से हो जाएगा तेग बहादुर, और अंतिम गुरु हैं हमारे गुरु गोविंद। तो इस तरह से आपको देखना है कि सिख धर्म के 9वें गुरु हैं तेग बहादुर, और तेग बहादुर की हत्या करवाते हैं औरंगजेब, और सिख धर्म के 5वें गुरु हैं अर्जुन देव, जिसकी हत्या करवाते हैं कौन? जहांगीर। और इसी अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया है। तो इस तरह से आपने देखा आज छत्तीसगढ़ी के टॉप 30 MCQ को। इसी तरह के क्वेश्चन हम आप सभी के लिए लेकर आएंगे कल की क्लास में। तो सभी बच्चे देखना नहीं भूलेंगे हमारी इस छत्तीसगढ़ी की क्लास को। तो सभी बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं सभी को बहुत बहुत थैंक यू। और मैंने जो क्वेश्चन आप सभी से पूछा है वो सारे क्वेश्चन के जवाब आप सभी जरूर देंगे। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को हल्बी बोल के बताऊँगी। जो बच्चे ने रिक्वेस्ट किया है कि हल्बी बोल के बताओ मैम करके, तो उनको मैं बोल के बताऊंगी। ठीक है, चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी जी, निक्की जी, ठीक है, चलिए।